हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं नवंबर 2025 का पेपर 12 अटेम्प्ट करूंगा एमसीक्यूज का एएस लेवल का। कंपनी नीड्स टू रेज फाइनेंस टू बिल्ड अ फैक्ट्री। विच एक्शन इज सुटेबल टू प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। अब इसमें बोनस इशू का प्रॉब्लम क्या है कि उससे फाइनेंस रेज नहीं होगा। फुली सब्सक्राइब यानी जो सारे करंट शेयर होल्डर्स है अगर वो राइट्स इशू के लिए सब्सक्राइब कर ले तो करंट शेयर होल्डर्स को ही सारे शेयर इशू होंगे, तो उससे ये कि वो अपना कंट्रोल लूज नहीं करेंगे। इशू ऑफ डिवेंचर्स का कोई लिंक, इशू ऑफ डिवेंचर्स भी हो सकता है, लेकिन राइट्स इशूज एक्चुअली बेटर देन डिवेंचर्स। और जनरल इशू ऑफ ओनरशिप, इससे डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल होगी। तो ये ऑप्शन डी है, ये बिल्कुल ही शेयर होल्डर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। विच आइटम्स अपीयर इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। और देखिए बाजू का जो आप लोग बिल्कुल अर्ली डेज में बेसिक से स्टडी करते हैं ना, एएस लेवल में भी उस एस्पेक्ट पे आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है। डिस्काउंट अलाउड और रिटर्न इनवर्ट्स दोनों डेबिट बैलेंसेस होते हैं, डेबिट कॉलम में आएंगे दोनों के बैलेंसेस। डिस्काउंट अलाउड का वही प्रॉब्लम है फिर, ऑल तो रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट होता है। डिस्काउंट रिसीव में एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब डिस्काउंट रिसीव और रिटर्न आउटवर्ड्स इन दोनों के क्रेडिट बैलेंस होंगे ट्रायल बैलेंस में। A trader sell goods for 6,000 to a customer on 31st March 2025 for 6,600, the last day of his financial year. He does not produce an invoice until 3 days later. He is advised that sales of 6,600 should be entered in the financial statements for the year ended March 2025. Which concepts are being applied? तो देखिए उसने इनवॉइस लेट जनरेट की, लेकिन उसने कस्टमर को सेल्स कर दी थी। कस्टमर को अगर हमने सेल कर दी तो रेवेन्यू हमने जनरेट कर लिया। तो बेशक उसकी डॉक्यूमेंटेशन बाद में वो अकाउंट्स में वो अकाउंटिंग में वो मैटर नहीं करता। तो रेवेन्यू जब अर्न हो जाए तो वो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ये एस्पेक्ट से रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कवर करता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का मेन फोकस रेवेन्यू पे नहीं होता, अदरवाइज वरना वो भी आंसर हो सकता था। तो रियलाइजेशन इसका आंसर है। An item of capital expenditure has been treated as revenue expenditure. What is the effect on non-current assets and the loss for the year? अगर नॉन करेंट एसेट को एज एक्सपेंस ट्रीट कर दिया तो एक चीज तो फॉर श्योर है कि नॉन करेंट एसेट अंडर स्टेट होगा, तो ए और बी तो बिल्कुल ही आंसर नहीं होंगे। और एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो यानी हमने एक्सपेंस ओवर स्टेट कर दिया, एक्सपेंस ओवर स्टेट कर दिया तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। तो अच्छा अब उसने इन टर्म्स ऑफ लॉस पूछा है। इन टर्म्स ऑफ लॉस जो है वो प्रॉफिट कम होगा, लेकिन एक्सपेंस के बढ़ने से लॉस आपका बढ़ेगा। तो लॉस जो है वो ओवर स्टेट हो गया है, तो नॉन करेंट एसेट अंडर स्टेट होंगे, लॉस आपका ओवर स्टेट होगा। Why Limited purchased a motor van and incurred the following expenditure at the beginning of the year: motor van, delivery of motor van, upgrading the engine, 2 year maintenance contract, annual license fee. 2 year maintenance contract. So the motor van is to be depreciated at 20% using straight line method. What is the total amount of expenses to be included in statement of profit or loss? तो सर डेप्रिसिएशन नहीं, हमें करंट ईयर का टोटल एक्सपेंस बताना है। तो उसके लिए पहले तो हम एनसीए की कॉस्ट निकालेंगे। तो वो हो जाएगा 50,000 प्लस 4,500 प्लस इंजन अपग्रेड भी ऐड होगा। बाकी एक्सपेंसेस है 50,000 प्लस 4,500 प्लस 6,000, 60,500। फिर इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, तो 60,500 का 20% हो जाएगा, तो ये हो गया 12,100। और इसमें एक्सपेंसेस हो जाएंगे, आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 12,100 का। उसने इनकट द एक्सपेंडिचर एट द बिगनिंग ऑफ द 2 ईयर का एक साथ उसने पे किया। तो अभी 1 ईयर में है, 1 ईयर का अमाउंट इसमें हम इंकर करेंगे एक्सपेंस। तो 1 ईयर का मेंटेनेंस जो है वो 2,000 हो जाएगा, और एनुअल लाइसेंस फी ये 1 ईयर का ही एक्सपेंस है। तो 12,100 प्लस 2,000 प्लस 1,200, सो दैट मेक्स इट 15,300।
A business depreciation charges depreciation on its property using the straight line. At the start of the year, the business revalued property upward with the useful life remaining unchanged. What is the change to expenses and the carrying value of the property at the end of the current year compared to the previous year? और उसने अपवर्ड किया है, तो उसमें नॉन करेंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, नॉन करेंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी। और जब अपवर्ड रिवैल्यू करते हो तो प्रीवियस डेप्रिसिएशन रिमूव हो जाता है, राइट ऑफ हो जाता है, तो अब डेप्रिसिएशन चार्ज तो अभी बढ़ेगा। और वेयर अगर कैरिंग वैल्यू की बात है, तो अगर नॉन करेंट एसेट की रिवैल्यूड अमाउंट बढ़ रही है तो उससे उसकी नेटबुक वैल्यू कैरिंग वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और सही है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, लेकिन अब से 1 ईयर का ही डेप्रिसिएशन माइनस होगा। तो क्योंकि अब प्रीवियस डेप्रिसिएशन तो हम रिमूव कर देते बुक से, तो अब जो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड नेटबुक वैल्यू निकालने के लिए, वो सिर्फ 1 साल का होगा। तो स्टिल जो है वो नेटबुक वैल्यू इंक्रीज होगी, तो दोनों इंक्रीज होंगे। X Limited purchased a property for 100,000 on 1 January 2010. The property had an expected life of 50 years. On 1 January 2024, the property was revalued at 119,000. The estimated useful life still remains 50 years from 1 January 2010. What is the charge for the depreciation for the year ended December 2024? अभी आपको कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है कि यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ सेम रहेगी, लेकिन अगर कोई एसेट अपवर्ड डिवैल्यू होता है ना, और ये मैं भी आपको बताता हूँ कि अपवर्ड डिवैल्यू हुआ है, और इसलिए मेन फोकस उसका चार्ज फॉर द डेप्रिसिएशन है। तो हम ईयर्स काउंट करेंगे कि इसने कितने ईयर्स यूज कर लिया होगा। इसने 2010 को लिया था, तो अगर 2011 से 2020 तक 10 ईयर्स बनते हैं, तो 1 जनवरी 2010 ईयर उसका दिसंबर में एंड होता है, तो ये 11 ईयर्स हो गए। और फिर 2021 से लेके 2000, अच्छा 2024 इसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अभी 2024 में इसने रिवैल्यू किया है, तो 2021, 2022, 2023, तो ये 3 ईयर्स ये हो गए। तो इसको यूज करते हुए हमें 14 ईयर्स हो चुके हैं 2023 तक। अब 2024 में हमने इसको रिवैल्यू कर दिया, तो एक तो ये कि हमने इसको रिवैल्यू किया, अगर रेट दिया हुआ होता तो सीधा मैं 119,000 पे रेट लगा देता, डेप्रिसिएशन आ जाता। लेकिन अब अगस्त जैसे इसको रिवैल्यू किया है और इसकी टोटल 50 है, तो हम इसकी निकालेंगे रिमेनिंग यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। तो 50 में से हम 14 माइनस करेंगे, 36। तो अब जो 119,000 है, अब फॉर्मूला से निकालना है, रेट नहीं दिया हुआ तो फिर और अपवर्ड रिवैल्यू किया तो फिर रिमेनिंग यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ से डिवाइड करके डेप्रिसिएशन निकाली जाएगी। तो ये 3305 सम 0.55 आएगा, तो 3306 हो जाएगा, राउंड ऑफ होके 3305.56 है ये, तो राउंड ऑफ होके ये बन जाएगा। The totals of a trial balance did not agree. As a result, a suspense account was opened with a credit balance of 11720. So far, two errors have been discovered. इसमें हमेशा देख लेगा चाह क्या रहा है. What will be the updated credit balance of the suspense account after these errors are corrected? तो या तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो हो जाना चाहिए, या अगर इसके अलावा भी एरर्स है तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज होना चाहिए। तो अपडेटेड बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस निकालना है, तो इसमें हमेशा पहले जो एरर्स है उसकी एंट्रीज करे रफ में। Balances of the purchase return account of 4040 was omitted from the trial balance. अच्छा, ये आपका लिस्टिंग एरर है, तो ऑब्वियसली परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है 440।
और ये सिंगल अकाउंट एरर है तो फिर डेबिट हो जाएगा सस्पेंस। लेकिन एक चीज ये भी कि लिस्टिंग एरर है कि ट्रायल बैलेंस सबमिट कर दिया या वहां बैलेंस गलत ले लिया, जबकि अकाउंटिंग सही की थी, बैलेंस सही कैलकुलेट किया था, तो टी अकाउंट में कोई गलती नहीं है, इसलिए इसमें परचेज रिटर्न क्रेडिट नहीं होगा। मगर पहले एंट्री हम नॉर्मली जैसे हम बनाते वैसे ही बनाए, उसके बाद इसको इग्नोर कर दें। सिर्फ सस्पेंस डेबिट होगा 440 से। और ओवरड्राफ्ट का भी ये भी लिस्टिंग एरर है आपका। तो ओवरड्राफ्ट अगर अंडर स्टेटेड है तो ओवरड्राफ्ट जो है वो क्रेडिट होगा, जाहिर सी बात है। और फिर आपका दोबारा सस्पेंस डेबिट हो जाएगा 90 से। इस पर भी एक कट कर देंगे क्योंकि अकाउंट में गलती नहीं, बैलेंस को लेने में गलती करी ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद हम रफ सस्पेंस अकाउंट बना लेंगे। तो ओपनिंग जो है वो उसका क्रेडिट बैलेंस है, और फिर 440 भी सस्पेंस पे डेबिट होगा और 90 भी आपका सस्पेंस पे डेबिट होगा। तो अब देखते हैं कितना बचता है। 1720 माइनस 440 माइनस 90, तो 1190। तो उसका अभी और भी एरर्स की हमें करेक्शन करनी है। The total of the discount received column on the debit side of the cash total of the discount column on the debit side of the cash book had been debited to the discount receive account. Which accounts will be used to correct this error? तो उसकी रफ में एंट्री होगी कि हम डिस्काउंट रिसीव को तो करेंगे क्रेडिट, क्योंकि हमने नेसेसरीली डेबिट कर दिया था। और डिस्काउंट अलाउड जो है वो डेबिट हो जाएगा, सिंपल। क्योंकि डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक डिस्काउंट अलाउड का कॉलम होता है। तो सिर्फ 1 और 2। At 31st December, the following information is available about a company's banking transactions. ये सारा डेटा दिया हुआ है। विच वैल्यू फॉर बैंक शुड बी रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो आइडियली हमें इस पे कैश बुक का अपडेटेड बैलेंस निकालना चाहिए, लेकिन बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एट बैंक पर बैंक स्टेटमेंट, यानी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, कैश एट बैंक या हमारे कैश बुक का बैलेंस नहीं है। अनक्लियर डिपॉजिट्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स, बैंक क्रेडिट रिकॉर्डेड ट्वाइस बाय बैंक इन एरर, बैंक क्रेडिट। तो हम ये एक्स्ट्रा डेबिट करेंगे इसमें। तो अब हमें देखिए कैश बुक का उसने कोई डेटा नहीं दिया, लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट का हम बैंक रिकंसिलिएशन में बैलेंस करेक्ट करते हैं वो फिर कैश बुक के करेक्टेड बैलेंस के इक्वल हो जाता है। तो अगर हम यहाँ बैंक स्टेटमेंट का करेक्टेड बैलेंस निकाल ले बैंक रिकंसिलिएशन से, वो आपका अपडेटेड या करेक्टेड कैश बुक का भी बैलेंस होगा जो बैलेंस शीट में जाएगा फिर। तो उस पर रफ बीआरएस बनानी है। तो ये बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से शुरू होती है। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट इसमें या अनक्लियर डिपॉजिट ऐड होता है, अनप्रेजेंटेड चेक इसमें माइनस होता है, और बैंक क्रेडिट रिकॉर्डेड, यानी हमने बैंक में कुछ रिसीव किया, बैंक क्रेडिट करता है उसको, कि बैंक के लिए हमारा पैसा लाइबिलिटी होता है। तो कोई ट्रांजेक्शन हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ाती है तो बैंक क्रेडिट करता है उसको, तो हमने डबल कर दिया। तो अब हम इसको डेबिट करेंगे, माइनस करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। तो ये कैश बुक के करेक्टेड बैलेंस के इक्वल आ जाता है। तो 22650 प्लस 3110 माइनस 6290 माइनस 650, तो ये हो गया 18820। A business maintains control account as part of its double entry system. The balance of the purchase ledger control account is 8232. Total of balances in the purchase ledger before these errors were corrected. तो उसने कंट्रोल अकाउंट का करेक्टेड बैलेंस नहीं मांगा है। एक तो उसने मांगा है परचेजेस लेजर, यानी इंडिविजुअल सप्लायर्स का जो टोटल है होता है उसकी वो वैल्यू मांगी है इसने, और वो भी करेक्टेड वैल्यू नहीं, बिफोर करेक्शन। तो ये ट्रिकी एमसीक्यू है। हाउएवर अब वो दिया हुआ नहीं कि परचेजेस लेजर का भी बैलेंस क्या है, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द डिफरेंस। An entry in the purchase return journal for 72 had been posted to the credit side of the individual trade payables account in the purchases ledger. तो उसने इंडिविजुअल सप्लायर के अकाउंट में परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया, जबकि डेबिट होना चाहिए था, तो उसकी डबल से करेक्शन होगी। और एक कंट्रोल अकाउंट का एरर नहीं, इंडिविजुअल सप्लायर के अकाउंट का एरर है। एन एंट्री फॉर डिस्काउंट रिसीव इन द कैश बुक फॉर 54 had been debited to the individual's trade payable account in the purchase ledger as 45. तो डिस्काउंट रिसीव सप्लायर के अकाउंट में डेबिट ही होता है या ट्रेड पेबल में, लेकिन उसने अंडर स्टेट किया है, तो हम एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो डेबिट करेंगे या माइनस करेंगे।
तो अब आप देखिए दोनों कोई भी एरर कंट्रोल अकाउंट का नहीं है, मींस कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस करेक्ट है। तो उसका मतलब जब हम ये परचेजेस लेजर की करेक्शन करेंगे एरर्स की, तो उसका बैलेंस कंट्रोल अकाउंट के करेक्टेड बैलेंस के इक्वल होना चाहिए। बस इसी चीज़ को हम इसमें इसका फ़ायदा उठाएंगे इस चीज़ का जितना हो सकेगा। तो 11, तो इनकरेक्ट बैलेंस नहीं पता। फिर ये जो परचेज रिटर्न वाला एरर है जो कि हमने उसमें अपोजिट साइड में ले लिया, तो ये डेबिट होता है, तो उसकी डबल से करेक्शन होगी। 70 इंटू 2, 72 इंटू 2 144 माइनस होगा। और डिस्काउंट रिसीव 54 है, हमने उसको 45 दिया है, तो वो 9 से अंडर स्टेटेड है। तो ये भी क्योंकि डेबिट होता है तो माइनस होगा। इसके बाद इसका करेक्टेड बैलेंस कंट्रोल अकाउंट के इक्वल आ जाएगा, 8232। तो उस पर अगर हम रिवर्स में चलते हैं तो 8232, अब जो माइनस हो रहे थे वो प्लस हो जाएंगे, 9 भी ऐड हो जाएगा, 144 ऐड हो जाएगा, तो उसके बाद ये आ जाएगा 8385। A sales ledger account included the following entries. Which entries must be corrected? अच्छा, कॉन्ट्रा विद द परचेजेस लेजर डेबिट, तो उसकी करेक्शन होगी, कॉन्ट्रा क्रेडिट होता है क्योंकि डिस्काउंट विदाउट को डेबिट कर दिया, ये भी क्रेडिट होता है। इरिकवरेबल डेट, तीनों ही की करेक्शन होगी क्योंकि तीनों ये क्रेडिट होने चाहिए। Which item would result in a credit entry in a statement of profit or loss? तो या तो ये रेवेन्यू क्रेडिट होगा या अदर इनकम होगी, या कोई चीज़ जो एक्सपेंस को कम करे। रिडक्शन इन अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट, ये अदर इनकम होती है, ये हो सकता है। इंक्रीज इन अलाउंस एक्सपेंस है, वह डेबिट होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। क्रिएशन फर्स्ट टाइम इंक्रीज होगा तो ये भी डेबिट होगा इसमें, एसओपीएल में। राइटिंग ऑफ इरिकवरेबल डेट भी आपका वह डेबिट होगा, इस यानी एक्सपेंस होता है क्योंकि। तो सिर्फ ये बचा। A sole trader rented out part of his premises on 1 January 2024 at 500 per month for 24 months. During the year ended December 2024, he received the following amounts: rent of 5500, rent deposit of 500 refundable at the end of month 24. Which amount should be shown in the statement of financial position at December 2024? तो हमने 5500 रिसीव किया, जबकि हमारा एनवल बनेगा कितना, तो वो हम 500 इंटू 24 से निकाल सकते हैं, और 12 करेंगे, सॉरी, इंटू, क्योंकि अभी इसमें हम दिसंबर 2024 का उसने पूछा है, तो उसमें से 12 मंथ्स का अर्न होगा, तो 6000। तो 6000 अर्न किया लेकिन रिसीव 5500 किया है, तो इजंट इट 500 एक्रूड है। तो और इनकम का एक्रूड एसेट होता है, तो करंट एसेट पे 500 आएगा, तो डी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। अच्छा, अब रेंट का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना, वो लाइबिलिटी होता है क्योंकि हमें रिटर्न करना होता है जब टेनेंट छोड़ता है, रेंट एग्रीमेंट खत्म होता है। और 2024 में हमने रिसीव किया, तो अब 2024 का एंड चल रहा है, तो इजंट इट इसके सिर्फ 12 मंथ्स रह गए। तो अब हमें विद इन 1 ईयर ये जो रेंट डिपॉजिट है ये रिटर्न करना है, तो अब ये करंट लाइबिलिटी होगा। अगर 1 जनवरी 2024 का पूछा होता तो फिर ये नॉन करंट लाइबिलिटी होता, लेकिन अब 12 मंथ्स गुजर चुके, अब सिर्फ 12 मंथ्स बचे, तो 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर में करंट लाइबिलिटी हो जाता है। तो आपका जो 500 का सिक्योरिटी डिपॉजिट है करंट लाइबिलिटी है। What will have the effect of increasing the profits? Increasing the profits when entered in the statement of profit or loss for a sole trader. तो मेरे को ऐसा आइटम चूज करना है जो प्रॉफिट को इंक्रीज करे। कैरेज इनवर्ड नहीं होगा क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ाएगा, प्रॉफिट डिक्रीज होगा। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा,
प्रॉफिट कम करेगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, गुड्स टेकन फॉर ओन यूज, इससे क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस होता है तो एक कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिक्रीज करेगा, प्रॉफिट को बढ़ाएगा, तो ये हो सकता है। अच्छा, सेल्स रिटर्न, ये रेवेन्यू को कम करेगा तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। A partnership maintains both capital and current accounts for a partners. What is the correct accounting entry for recording interest on capital for partner X? अब P2 में तो चला, आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट और करंट अकाउंट याद कर ले काफी है, लेकिन एमसीक्यूज में ना ये जो पार्टनरशिप की एप्रोप्रिएशन वाली ट्रांजैक्शंस है उसकी एंट्रीज वो पूछ रहा होता है, तो एमसीक्यूज के लिए आपको एंट्रीज पता होनी चाहिए। और ये तो आप सबको रटा हुआ होगा कि करंट अकाउंट में जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एड क्रेडिट होता है, तो ए नहीं होगा आंसर, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, वो सब एक ही में हो रहा है, इस तरह भी आप आंसर चूज कर सकते हैं। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में माइनस हो रहा होता है, वहाँ डेबिट हो रहा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Lee and Mia are in partnership sharing profit and losses in the ratio 4:3 respectively. An error was made when their appropriation account for the year was prepared. Interest on drawings was omitted. By what amount will the balance of Lee's current account decrease when this error is corrected? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब वो ऐड होता है तो सबसे पहले आपका जो रेसिडुअल प्रॉफिट है वो बढ़ेगा 90 प्लस 50 से, तो ये हो गया 140। और एक्स्ट्रा जो आपका रेसिडुअल प्रॉफिट इंक्रीज होगा उसमें से ली का भी शेयर होगा, तो जो इंक्रीज है उसमें से एक्स्ट्रा शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लें, और उसने ली का ही पूछा है तो 4/7 हो जाएगा। तो ये हो गया 80। तो ये 17 की वर्किंग क्या लिख रहा हूँ जगह है। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना वहाँ ये उसके करंट अकाउंट के बैलेंस को ये तो इंक्रीज करेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट आपका 80 से बढ़ेगा, लेकिन होता है ना मेरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है 90 की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करंट अकाउंट में डेबिट होती तो वो डिक्रीज करेगी, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपका डिक्रीज ज्यादा है। तो ओवरऑल ना इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा कंबाइंड या ओवरऑल या नेट बेसिस पे निकालना होता है, तो ओवरऑल आपका 10 से डिक्रीज होगा। The following information is extracted from the draft statement of financial position of a limited company at 31st December. इस पे हमेशा पढ़ ले पहले कि पूछ क्या रहा है, कंपनी में टाइम्स डेटा ज़्यादा दिया हुआ होता है एमसीक्यूज में। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड दैट अ कंपनी कैन डिक्लेयर, तो उसके लिए रेवेन्यू रिजर्व यूज हो सकते हैं जो आपका सिर्फ जनरल रिजर्व है और सिर्फ आपका रिटेन अर्निंग है। अच्छा, अब उसका मसला क्या है कि ये क्लोजिंग है, तो रिटेन अर्निंग का हम क्लोजिंग निकाल सकते हैं होता ऑर्डर शेयर, तो ओपनिंग 230 है और प्रॉफिट फॉर द ईयर्स पे ऐड होता है रिटेन अर्निंग में, और डिविडेंड उसने दिया नहीं है और कोई ट्रांजेक्शन दी नहीं है, होता तो वो देता। तो 230 प्लस 145 से इसका बैलेंस सीडी आ जाएगा 375। तो 375 प्लस आपका जनरल रिजर्व 96, तो ये हो गया 471। हु आर इंटरनल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बैंक जो है वो एक्सटर्नल है, डायरेक्टर्स इंटरनल, डायरेक्टर्स आंसर होगा, तो डी नहीं होगा क्योंकि डी में डायरेक्टर्स नहीं है। एम्प्लॉयज भी जो है इंटरनल यूजर्स है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, अगर करंट शेयर होल्डर होता तो इंटरनल होता, पोटेंशियल इन्वेस्टर यानी अभी शेयर्स पे कंसिडर कर रहा है इन्वेस्ट करना, तो ये एक्सटर्नल है, तो 2 एंड 3 बी आंसर होगा। A trader calculates his trade receivable turnover is 89 days. What was the denominator bottom figure in his calculation? अब देखिए इसलिए आपको फॉर्मूलाज हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी एमसीक्यूज की क्लासेस में कह रहा हूँ कि सर ज़्यादा पेपर करने से सब कुछ नहीं होगा, मेन चीज़ ये भी कि आपको सारी एंट्रीज हैं, फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तो वो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ाएंगे एमसीक्यूज में। हाँ, थ्योरी आप लोग बस जैसे पेपर देखने पहले रीड भी आप कर लें, क्योंकि वो आपको चॉइसेस देख के और एमसीक्यूज देख के याद आ जाएगी थ्योरी, तो P2 वाला मसला नहीं कि अगर या भूल गया कच्चा पक्का है तो लिख नहीं पाएंगे आप लोग, लेकिन ये चीज़ आपको काफ़ी प्रिसाइज पता होनी चाहिए। अब सीधा सीधा उसने सब पूछा है कि ट्रेड रिसीवेबल डेज का डिनोमिनेटर क्या होता है,
तो वो क्रेडिट सेल्स होता है। द फॉलोइंग डिटेल्स हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। पहले इतना डेटा उसने दिया हुआ, पहले देख लेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है, और एसएफपी ईयर एंड का है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट फॉर ऑपरेशंस, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट। और नॉन करंट लायबिलिटी भी हमारे पास इक्विटी का भी टोटल है। बस सीधा आराम से कैलकुलेट हो जाएगा आरओसी तो आपका। तो उसके लिए प्रॉफिट फॉर ऑपरेशंस चाहिए होता है। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट फॉर ऑपरेशंस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका इक्विटी, टोटल इक्विटी, और ईयर एंड की इक्विटी आपके, इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी इनटू 100 आ जाएगा आपका आराम से। 59,800 प्लस अपॉन 772,500 अपॉन 120,000 इनटू 100, तो हो जाएगा 6.70%। A business makes a single type of product. The following information is available. What is the fixed cost per unit? तो ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट आपकी दोनों लेवल्स पे सेम होती है, जो डिफरेंस होता है वो वेरिएबल कॉस्ट का होता है। तो पहले तो 5200 माइनस 4200 अपॉन 800 माइनस 600, इससे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो ये आया 5। अब आप जैसे 5 को 600 से करवा दें, तो ये आउटपुट लेवल की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब अगर मुझे फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो ये आपका 4200 माइनस 3000 हो जाएगा। तो देखिए 1200 आया। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। तो इसी 5 को अगर मैं चले आपका 800 से भी करता, तो ये 800 यूनिट्स पे फेक वेरिएबल कॉस्ट आ गई। इसको अगर मैं टोटल कॉस्ट का डिफरेंस लूँ, तो देखिए आपकी जो 800 यूनिट्स पे अगर आप लेते हो, तो उस पर फिक्स कॉस्ट आपकी 1200 आएगी। तो दोनों आउटपुट लेवल्स पे हमारी फिक्स कॉस्ट 1200 है। तो इसके लिए हो जाएगा 1200 डिवाइड बाय 600, और इसके लिए हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 800। उसने फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पूछी है। तो इसका तो 2 आ रहा है, 2 में दिया हुआ है, तो सी और डी नहीं होगा। और 1200 डिवाइड बाई 100 करें तो 1.5 आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। W limited is unsure whether to use marginal or absorption. Which row is correct? Charges overheads to expenses rather than to products. तो उसमें फिक्स कॉस्ट का एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, उसे प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। तो ये कैरेक्टरिस्टिक तो मार्जिनल का है, तो सी या डी में से आंसर होगा। अच्छा, गिव्स हायर प्रॉफिट व्हेन इन्वेंट्री लेवल्स आर इंक्रीजिंग। तो एब्जॉर्प्शन पे टोटल कॉस्ट पे इन्वेंट्री वैल्यू होती है, टोटल कॉस्ट पे इन्वेंट्री वैल्यू होगी तो इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ेगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री। और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगा और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एब्जॉर्प्शन का कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये आंसर हो गया। J Limited makes individual pieces of furniture in customers' homes. The business adds a markup of 40% when quoting for jobs. Markup दिया हुआ है. It receives an inquiry from a prospective customer who live 10 kilometers away. The materials would cost 400 and labor 240. The business charges 2 per kilometer for each part of the journey. What price will company quote for the job? बहुत easy है ये। तो 400 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। इसके फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो मेजोरिटी इसमें 2 into 10 करेगी। देखिए, अब यहाँ नहीं कि हम एक विजिट करेंगे तो मल्टीपल कस्टमर्स डील करेंगे, ये हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक कस्टमर के पास जाना होगा, सिर्फ वही है वहाँ।
और फिर हमें वहां जाना है और वहां से आना है। तो अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल कस्टमर के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो हम उससे यानी इस हिसाब से ही चार्ज करेंगे कि हमारा वहां जाने का जो एक्सपेंस लगेगा फ्यूल का और फिर आने का भी, तो उस दोनों के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो जाएंगे तो 10 किलोमीटर, फिर वापसी आने के भी 10 किलोमीटर होंगे, तो एक 2 into 20 हो जाएगा। ये हो गया 40। अब हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 400 प्लस 240 प्लस 40, 680। ये टोटल कॉस्ट आ गई, इस पर हम मार्कअप लगा दें तो मार्कअप 272 है। और 680 और 272 को अगर ऐड करें तो सेलिंग प्राइस 952 आ जाएगी। A company uses absorption costing. The following information for one man is available for the cutting department. What overhead absorption it would have been used? तो सबसे पहले तो उसके लिए एक्चुअल डेटा इग्नोर करना है, ये निकलेगा ये आपको बजटेड डेटा से। तो 40,000 डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी, मशीन आवर ज़्यादा है तो वो यूज़ होंगे, तो पर मशीन आवर आंसर होगा, तो लेबर आवर वाले ऑप्शन ही कट कर देंगे। तो ये हो गया 14.29। Business provides the following information: number of units produced and sold. Direct material 3 per kg, but labor 4 per labor hour. Fixed selling cost, variable selling. Fixed production overheads are absorbed at 10 per labor hour. What is the total absorption cost per unit? तो एक तरह से आपको टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है यहाँ, तो इस बार सेलिंग प्राइस वाला मसला नहीं है। तो देखिए बाकी सारी तो हमें दी हुई हैं। डीएम आपका 298,000 है, डीएल आपका 240,000 है, फिक्स सेलिंग आपकी 150 है, और वेरिएबल सेलिंग आपकी 24 है। अब हमें इस पे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी निकालना है, उसके लिए हमें लेबर आवर्स पता होने चाहिए। तो ये 240,000 टोटल लेबर कॉस्ट है, उसने पर लेबर पर रेट पर आवर दिया हुआ है। तो अगर मैं 240,000 को डिवाइड कर दूं 4 से तो मेरे लेबर आवर्स आ जाएंगे, तो ये होगा 60,000। अब हमें फिक्स कॉस्ट निकालनी है, आपको दिया हुआ है तो 10 पर लेबर आवर है, 10 को आप 60,000 से करा देंगे तो उसकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो 600,000 प्लस 24,000 प्लस 150,000 प्लस 240,000 प्लस 298,000, तो 1312। कॉस्ट पर यूनिट के लिए 1312,000 हो जाएगा, और ये आपके यूनिट्स उसने दिए हुए 48,000, तो ये आया 27.33। व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स? तो उस पर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स का सही फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आराम से हो जाएगा। बाय विच सेल्स रेवेन्यू एक्सीज टोटल, नहीं, सेल्स रेवेन्यू ब्रेक इवन डॉलर्स का रेवेन्यू का डिफरेंस होता है ब्रेक इवन वैल्यू का। सेल्स रेवेन्यू एक्सीज मार्जिनल कॉस्ट नहीं। बाय विच सेल्स रेवेन्यू कुड फॉल बिकॉज द ब्रेक इवन पॉइंट इज रीच। अब इसने फार्मूला के अलावा ना ये ऑल्टरनेटिव बात लिखी है कि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी शो क्या करता है, तो टाइम्स आपको फार्मूले की जो है वो मीनिंग भी पता होनी चाहिए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसे डॉलर्स में यही शो करेगा कि अगर बिजनेस की सिचुएशन खराब हो जाए तो हम रेवेन्यू में कितना डिक्लाइन मैनेज कर सकते हैं। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू से ही डिक्लाइन आएगा तो स्टिल बिजनेस को ब्रेक इवन हो जाएगा। और फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये तो ब्रेक इवन देगा आपको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो नहीं देगा आपको, वो भी यूनिट्स में। तो आपका बचा ही सिर्फ सी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये भी शो करता है। अब कंपनी एट सेल्स रेवेन्यू 500,000, टोटल कॉस्ट ऑफ 400, फिक्स कॉस्ट फॉर 120, व्हाट वाज द टोटल कंट्रीब्यूशन? ये यही वर्किंग हो जाएगी।
अगर टीसी में से मैं एफसी काट दूं तो इजंट इट मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये हो गया 280। और कंट्रीब्यूशन के लिए अगर मैं 500 में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो ये हो गया 220,000। हमेशा 29 थोड़ा लेंथी एमसीक्यू होता है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। अब उसने लिखा नहीं कि उसे ब्रेक इवन यूनिट्स में चाहिए या डॉलर में चाहिए, लेकिन अगर आप आंसर देखें तो ब्रेक इवन डॉलर में, तो उसे ब्रेक इवन डॉलर चाहिए। अच्छा, सेल्स, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट, फिक्स एडमिन प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब यहाँ आप देख ले तो यूनिट्स या सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कोई कॉस्ट पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये यूनिट्स नहीं दिए हुए। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स ब्रेक इवन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस करते हैं, तो वो फार्मूला यूज नहीं हो सकता। तो एमसीक्यूज में एट टाइम्स आपको लिमिटेड डेटा देख के स्पेसिफिक फार्मूला यूज करने पे फोर्स करेगा। तो जैसे मार्जिनल में सर्टेन चीज़ों के 2 to 3 फार्मूलाज है, मल्टीपल फार्मूलाज है, आपको सबका आइडिया होना चाहिए। तो अब जो उसमें यूज हो सकता है वो है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सी एस रेशियो। तो सी एस रेशियो आराम से आ जाएगा। पहले मैं कंट्रीब्यूशन भी निकाल लेता हूँ। तो 250 में से हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, और ये सेल्स में से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगी, तो 150 भी होगा। फिक्स प्रोडक्शन, फिक्स एडमिन, सही है, बस यही है, और कोई वेरिएबल कॉस्ट है नहीं। तो 250 माइनस 150, ये हो गया आपका 100। तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो हो जाएगा 100,000 अपॉन रेवेन्यू इन 200। तो ये हो गया आपका 40%। अच्छा, लेकिन आपको जैसे ब्रेक इवन के फॉर्मूला में ना सारी फिक्स कॉस्ट लेनी है, तो आप फिक्स प्रोडक्शन भी लेंगे और फिक्स एडमिन भी लेंगे, और फिर उसको डिवाइड करने के कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से 40% रख लें, 0.4 रख लें, वो आपकी मर्जी है। तो ये हो गया 200,000। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सीवीपी। और सीवीपी जो है वो आपके मार्जिनल का ही सब टॉपिक है। तो यानी अगर सीवीपी के एडवांटेजेस पूछे तो एक तरह से आप मार्जिनल के डिसएडवांटेजेस चूज कर लें। फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, ये एज्यूम करता है प्रॉब्लम है इसकी, तो डी नहीं होगा, वन आंसर होगा। इट कैन नॉट बी यूज्ड इफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस इन अ कांस्टेंट मिक्स। तो यूज हो जाता है लेकिन प्रॉब्लम होती है, इट इग्नोर द पॉसिबिलिटी ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल को स्प्लिट करने की मार्जिनल कोशिश करता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, इग्नोर नहीं करता सेमी वेरिएबल कॉस्ट को, उसे स्प्लिट करने की भी कोशिश करता है। तो 1 और 2 के जेन्युइन डिसएडवांटेजेस है। तो आई होप आप लोग को एमसीक्यूज के फर्दर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे कि कैसे करना चाहिए, और ये आपका रीसेंट पेपर भी है काफ़ी।